तो आज हम लोग को जीएसटी में क्या पढ़ना था, चलिए देखते हैं इसको। जीएसटी में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था प्लेस ऑफ सप्लाई। बेसिकली हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखते हैं क्या पढ़ना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि सब लोग को पता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। यानी कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो नॉर्मली हम लोग की जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं, विच इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई। जो भी प्राइस नॉर्मली हम पे कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट के लिए या पेबल होता है, वही उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें 2 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है कि जो बायर सेलर है यानी कि सप्लायर रेसिपिएंट है वो आपस में रिलेटेड ना हो। दूसरा नंबर जो प्राइस होती है ना, प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन। प्राइस जो होता है जो प्रोडक्ट का, वो कौन तय कर रहा है, वो खुद कौन तय कर रहा है, सप्लायर तय कर रहा है, कोई और थर्ड पार्टी नहीं कर रहा है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल इंक्लूड्स। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। अगर मैंने गुड्स को खरीदते समय कोई टैक्सेस, कोई ड्यूटीज़, कोई सेस, अगर ये सब फीस उस चार्जेस को दे रखा है, ठीक है ना, और तो उसको मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करूँगा। ठीक है, अगर मैं अगर सॉरी एनी अमाउंट दैट इज सप्लायर इज लाइबल टू पे। कोई अगर पेमेंट अगर कर रहा हूँ मैं लेकिन दे रहा हूँ, लेकिन हालांकि वो किसका खर्चा है, रेसिपिएंट को खर्चा देना चाहिए, बट मैं दे रहा हूँ, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैं ऐड करूँगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कुछ हो रहा है, पैकिंग वैकिंग का खर्चा मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कोई सामान और उस पर अगर कोई पैकिंग का खर्चा हुआ, कमीशन वमीशन का खर्चा हुआ, उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। और नेक्स्ट क्या कर सकता, क्या करूँगा, इंटरेस्ट और लेट फीस पेनल्टी अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, है ना, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होती है। हाँ, सब्सिडीज़ के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। अगर सब्सिडी क्या है, लिंक टू द प्राइस, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज़। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस से कनेक्टेड कोई भी सब्सिडी है, बस वो सब्सिडी में एक पॉइंट का ख्याल रखिएगा, वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कोई अगर सब्सिडीज़ मिलेगी, उसको हम वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं कर सकते। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि आज हम लोग सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, तो वो सब्सिडी के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। तो अगर हम लोग सब्सिडी की बात करते हैं, हालांकि आप लोग इतना तो न्यूज़ देखते होंगे, है ना। तो सब्सिडीज़ है क्या, बेसिकली हम लोग पहले बात करते हैं सिंपल सा गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी देती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग किसके ज़रिए हम लोग समझेंगे, गैस सिलेंडर के द्वारा। जो गैस हम लोग जो लेते हैं, इसका जो पुराना जो रिजीम था, जो गैस का जो ओल्ड रिजीम था, ओल्ड रिजीम मतलब पुराने नियम, जिसके तहत हम लोग को जो मिलता था वो क्या था, पुराना जो रूल था, ओल्ड जो रूल्स था, उसमें क्या होता था कि हमें पूरा का पूरा हमें पहले क्या करना था, पहले हम लोग पूरा पेमेंट करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये हो गया सप्लायर, ये सप्लायर हुआ करता था, और यहाँ पे सपोज करो कौन बैठा हुआ है, ये है कंज्यूमर, जो बेसिकली उसको खरीद रहा है, किसको, सिलेंडर यानी उस गैस को। अब क्या है, सप्लायर इसको बाई करता है, सप्लायर ने बाई किया ये गैस, कितने में बाई किया, सपोज करो 700 में। ये जो तैयार कर रहा है सप्लायर 700 रुपये में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन अब गवर्नमेंट उससे कहती है कि नहीं नहीं, इसको तुम क्या करो, इसको तुम 500 में दो, इसको तुम कंज्यूमर्स को सप्लाई करो कितने में, 500 में, ठीक है, बाकी 200 रुपीज़ मैं तुम्हें दूंगा सप्लायर को। देन सप्लायर क्या करता था, ये जो सिलेंडर था ये कंज्यूमर को देता था कितने में, 200 में, सॉरी 500 में, 500 में सप्लायर को दे, कंज्यूमर को बेच देता था। देन 200 रुपीज़ इसको कहाँ से मिलता था, गवर्नमेंट से एज अ सब्सिडी मिलती थी, ठीक है।
यानी कि ये 700 रुपये को कैसे वसूल हुआ? फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक है ना। कंज्यूमर से कितना मिल गया? कंज्यूमर से इसको मिल गया 500 रुपीज़। 500 इसे कंज्यूमर से मिल गया। और फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कितना मिल गया? 200 रुपीज़। ये जो 200 रुपीज़ गवर्नमेंट से मिला, यही थी सब्सिडी, ठीक है। कंज्यूमर से कितना लिया गया? 500। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आती है कि बताओ बिल कितने का बनेगा? कोई बताएगा बिल कितने का बनेगा? सर 500 का। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। बिल हमारा 500 का बनेगा, एकदम सही है। तो बिल 500 का बनेगा क्योंकि 500 में ही सप्लाई दी जा रही है कंज्यूमर को। सब्सिडी की प्राइस को, जो सब्सिडी हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है 200 रुपीज़, वो 200 हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। यानी 700 का बिल नहीं बनाएंगे। तो ये था सब्सिडी का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको जो समझाया, ठीक है। तो मतलब उसके इंक्लूडेड रहता है। बाबू ये मैं ओल्ड रूल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी नया रूल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये पहले ऐसा होता था, पहले जब याद है, जब गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई करने लगते थे तो पहले ऐसा ही होता था बेसिकली। सप्लायर तुम्हें सीधे कम प्राइस पे देता था, उसके भले 700 पड़ता था बट वो तुम्हें 500 में देता था। क्यों? क्योंकि जो बाकी का जो डिफरेंस का अमाउंट है वो उसको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट से मिल जाती थी। तो अब देखो, अब उस समय भीड़ क्यों लगती थी, इतना सिलेंडर के लिए मारा मारी क्यों हुआ करती थी? इसलिए हुआ करती थी कि सप्लायर ने, सपोज करो क्या किया, सप्लायर ने इस तरीके से करीबन 1 लाख सिलेंडर इशू किया, या चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मान लो 10,000 सिलेंडर उसने इशू किए, 10,000 ही लेता हूँ। अगर 10,000 अगर सिलेंडर अगर उसने अगर मतलब गैस अगर सिलेंडर अगर इशू किया, अब उसको 10,000 पे सब्सिडी मिलनी चाहिए ना। तो 10,000 पे उसकी सब्सिडी की अमाउंट हो जाती थी 200 के हिसाब से। अरे यार, अच्छा वहाँ वो लगा रखा है। कितना हो गया? दिस इज 20 लाख रुपीज़। तो 20 लाख रुपीज़ अमाउंट अब जब गवर्नमेंट देगी, देन वो फिर अगला सप्लाई करे। बट क्या होता था, कई बार गवर्नमेंट क्या होती थी, पेंडिंग अमाउंट पेंड उसमें लगा देती थी कि ठीक है अभी कुछ दिन और वेट कर लो, हम आपको दे रहे हैं। गवर्नमेंट वैसे भी जल्दी पैसा देती नहीं है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती थी, जस्ट लाइक कि अच्छा 20 लाख अभी हम आपको देंगे, अभी अगला सिलेंडर आप और इशू करो। करते करते पता 10,000 और सिलेंडर उसने इशू कर दिया, ठीक है। जैसे 10,000 और सिलेंडर उसने यूज़ किया, इशू किया, अब कितना अमाउंट उसका हो जाएगा बताओ? 40 लाख। अब 40 लाख फिर पेंडिंग लगा दी गवर्नमेंट कि अच्छा ठीक है अभी 1 हफ्ता वेट करो, दे रहे हैं। इस तरह से ना ये गवर्नमेंट किसका पैसा टालती थी? सप्लायर्स का। और जब सप्लायर का पैसा टलेगा, देन सप्लायर फिर रोक देता था, आप सिलेंडर ही नहीं इशू करेंगे, जाओ क्या कर लोगे। सिलेंडर ही नहीं निकालता था। मतलब कहने वाला उसके पास था, गोडाउन में रहता था, लेकिन वो फिर भी इशू नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब तक ये पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हम अगला इशू कहाँ से करें। तो मेरा पैसा रोक के रखे हो, तो गवर्नमेंट पैसा रोक रखती थी। जब रोक देती थी तो फिर सप्लायर भी इशू करना रोक देता था, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हो जाता था, क्राइसिस आ जाती थी। तो ये था वजह। तो गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने के लिए, आप लोग पहले मेरा पूरा सुर भी पूरा मेरा जो सॉल्यूशन है पहले समझ लो, उसके बाद तुम लोग के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो तुम लोग क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये पुराना रूल था। अब नए रूल में देखो क्या हुआ, क्यों आज के समय में क्यों इतना प्रॉब्लम नहीं है, जरा देखिए। गवर्नमेंट ने जो न्यू रूल बनाया, न्यू रूल ये किया कि ठीक है ये सप्लायर है, ये कंज्यूमर है, ये जो भी चीज़ है अभी भी वही सेम कंडीशन है। अब क्या है, 700 रुपये मान लो सप्लायर के लिए पड़ रहा है, सॉरी बाई नहीं है, सपोज सप्लायर क्या करता है, सेल कर रहा है। सेल कितने में करना है? 700 में। तो कहता है ठीक है आप कंज्यूमर से पूरा 700 रुपये ले लो। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, आप कंज्यूमर से कितना ले लो? 700 रुपये ले लो, कोई टेंशन नहीं है। बिल भी देखो कितने का बनता है, 700 का ही बन रहा है इस समय।
तो बिल भी बना 700 का, सप्लायर ने सेल किया, जितना पैसा है उसका उसको पूरा मिल रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अब जो सब्सिडी का अमाउंट है ना, सब्सिडी का अमाउंट अब गवर्नमेंट किसको देती है, सीधे कंज्यूमर के खाते में दे देती है। ठीक है, तो कंज्यूमर को रिसीव हो जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट 200 रुपीज़। तो अगर इनको अगर मिल जाता है गवर्नमेंट से कितना, 200 रुपीज़ मिल जा रहा है, तो यानी कि इनके लिए पड़ा कितने का, 200। अब 500 रुपये का। अभी भी 500 का पड़ रहा है, पहले भी कंज्यूमर को 500 का पड़ रहा था। बस फ़र्क क्या है इन दोनों स्ट्रक्चर में, इन दोनों स्ट्रक्चर में ये फ़र्क है कि गवर्नमेंट का सप्लायर के प्रति जो बर्डन था पहले ज़्यादा दिख रहा था, एक साथ इतना ज़्यादा अमाउंट। ठीक है, अब क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं। जब एक एक कंज्यूमर को वो 200 रुपीज़ देगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक कंज्यूमर के ऊपर वेट कितने का पड़ रहा है, सिर्फ 200 का। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक हफ्ता डिले करता है या 10 दिन डिले करता है तो सप्लायर को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उसको नेक्स्ट नेक्स्ट सप्लाई करनी है, तो उसके पास कैपिटल चाहिए ना, उसकी वर्किंग कैपिटल, उसकी प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जब सप्लायर का पैसा रोकता था तो सप्लायर प्रॉब्लम करता था, और सप्लायर का काफ़ी पैसा रुक जाता था। फिर इसमें क्या हो गया, एक व्यक्ति का, सपोज तुम्हारा तुम्हारा कितना रुपया है, 200 रुपीज़ है, गवर्नमेंट एक महीने बाद भी देगी ना, तो तुम्हें इतना टेंशन नहीं होगा। तुम जाके सब्सिडी के लिए लड़ने नहीं जाओगे कि नहीं नहीं मेरा सब्सिडी इतना डिले हो गया, मेरे को दो, मेरे को दो, ऐसा नहीं तुम करोगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर क्या हुआ, एक तरीके से बर्डन, जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हुआ। अब क्या है, सप्लायर जो भी रेट बन रहा है उस रेट से दे दे, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी का पैसा है वो सीधे कंज्यूमर के खाते में देगी। ये दोनों रूल है, ये नया रूल जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम, इसको हम लोग न्यू रूल नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट रूल। प्रेजेंट रूल यही है इंडिया में। तो अब देखो बिल का अमाउंट कितना पड़ रहा है, बिल का अमाउंट पूरा 700 का ही है, कहीं कोई वो नहीं, क्योंकि बिलिंग ये सप्लायर देख कितने में रहा है, 700 का ही बिल, क्योंकि अब सब्सिडी एक तरीके से सप्लायर को नहीं मिल रही है। लेकिन पहले सप्लायर को जब सब्सिडी मिलती थी तो वो बिल कितने का, 700 का था सिलेंडर, वो ठीक है, 200 रुपये उसको 500 रुपये कंज्यूमर से मिल रहा है, 200 रुपये गवर्नमेंट से मिल रहा है, लेकिन बिल कितने का बनता था, 500 का, 700 का नहीं बनता था। क्यों, क्योंकि सब्सिडी किससे मिल रही है, गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करते हैं। ये चीज़ का सब लोग ध्यान रखिएगा। अब किसी जिसको भी जो क्वेश्चन है आप पूछ सकता है, क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट समझा दिए। सर इस केस में सप्लायर को क्या प्रॉफिट होता है? वो तो 700 का खरीद रहा है और 700 का बेच भी दे रहा है, अरे तो नहीं, इसमें इसको नहीं नहीं सॉरी, मैंने सही कर दे रहा हूँ, सेल दिखा रहा हूँ, तो उसको टाइम टू टाइम सेल प्राइस, सप्लायर को ये प्रॉफिट। सेल प्राइस है, सेल प्राइस है। वही पूछना था सर बस। हाँ वो पहले मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, अब सही है। ठीक है, सेल प्राइस। अब उसका कुछ ना कुछ भाई प्रॉफिट होगा तभी तो वो बेचेगा ना, बिना प्रॉफिट के तो बेचेगा नहीं। और कोई ओके क्वेश्चन? सर, क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन? चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, वापस नोट्स पे आ जाते हैं। तो नोट्स में मेरे ख्याल से सब्सिडीज वाली पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अभी तक हम लोग बात करते हैं वैल्यू सप्लाई में क्या चीज़ ऐड होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू सप्लाई में क्या क्या चीज़ डिडक्ट होगा, क्या चीज़ माइनस हम करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड इन ए डिस्काउंट। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करना है, डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करना है, दैट मीन्स डिस्काउंट को माइनस करके दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। तो डिस्काउंट जाहिर सी बात है एक्सक्लूड होता है, मीन्स माइनस होता है, ना कि इंक्लूड होता है। अब क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन हाँ, डिस्काउंट को दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्काउंट आप कब दिए हो, डिस्काउंट कब दिया होना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब भी डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो कब डिसाइड होता है, सप्लाई करते समय या सप्लाई करने से पहले। इफ सच डिस्काउंट हैज़ बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवाइस, और वो इनवाइस में मेंशन होना चाहिए कि सर 50,000 का सामान है, उस पर 2,000 रुपये डिस्काउंट है, 48,000 का बिल बनना चाहिए।
मतलब वो डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए उसमें। आफ्टर सप्लाई हैज़ बीन अफेक्टेड, अब मान लो पता चला कि अब बिल तुमने 50,000 का बनाया, बाद में डिस्काउंट दे रहा हो। जैसा कि यहाँ पे रूल है कि डिस्काउंट तभी लेस होगा अगर डिस्काउंट कब दिया गया हो, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई करते समय या सप्लाई करने से पहले डिस्काउंट डिसाइड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, आफ्टर द सप्लाई, सप्लाई करने के बाद वो डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर सप्लाई करने के बाद अगर डिस्काउंट अगर कोई भी अगर दिया जा रहा है, तो उस केस में डिस्काउंट अफेक्टेड हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली होता नहीं, लेकिन हो सकता है अगर आपने ये दो पॉइंट्स कंप्लीट किए हो। सबसे पहला पॉइंट, सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि जब हमने सेल किया हो, सेल करते समय ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में ये पहले से सेट हो कि अगर जैसे होता ना कि अगर आपने 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया या 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो हम आपको इतना % डिस्काउंट भी दे देंगे। इस तरह की बात इनवॉइस में लिखी होनी चाहिए, तभी आफ्टर द सप्लाई डिस्काउंट सही माना जाएगा। डिस्काउंट डिडक्ट हो सकता है, डिस्काउंट एक्सक्लूड हो सकता है। Such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply। यहाँ पे कह रहा है वो जो टर्म है ना डिस्काउंट वाला, वो आपने इंटर किया हो, लिखा हो किसमें, इनटू एट और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, स्पेसिफिकली लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस, यानी उस इनवॉइस में इस बात को मेंशन किया हो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई। इनवॉइस में टर्म्स एंड एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। आप लोगों ने इनवॉइस बना के देखा है, इनवॉइस में लिखा होता है। अब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द discount on the basis of document issued, supplier has been reversed by the recipient of the supply। हाँ, अब जब सही बात है, अगर हमने इनवॉइस बनाई, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमने बिल अमाउंट बना रखा है कितने का, 1 लाख का, ठीक है, अगर 1 लाख का बिल अमाउंट है और बिल में मेंशन किया गया था कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको हम 2,000 रुपये डिस्काउंट दे देंगे, और सच में विद इन 10 डेज आपने पेमेंट कर दिया, देन हम इसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट घटेगा तभी 2,000। आपको याद होगा कि जब बिल अमाउंट 1 लाख का बना था तो उस 1 लाख के ऊपर आपने जीएसटी भी चार्ज किया होगा। सपोज करो 18% है, जीएसटी कितना है यहाँ पे ले लेते हैं @18%, ठीक है। तो जब 18% जीएसटी चार्ज होगा इसके ऊपर, तो आपने कितना चार्ज किया होगा, 1800, सॉरी हाँ 18,000 रुपये, यानी टोटल बिल अमाउंट कितना, टोटल बिल अमाउंट हो गया आपका 1,18,000 का चार्ज किया। तो जब डिस्काउंट 2,000 दोगे सर तो इस डिस्काउंट में भी क्या होगा, सर 18% जीएसटी। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दो सुशील। इस बिल अमाउंट में डिस्काउंट भी क्या करना होगा, ये जब डिस्काउंट आप दे रहे हो तो इस डिस्काउंट के ऊपर भी 18% आपको लेस करना पड़ेगा, जो भी टैक्स का अमाउंट है। यानी कि सिर्फ 2,000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो तो 2,000 रुपये सिर्फ लेस नहीं होगा, 2,000 के साथ साथ उसका जीएसटी भी तो माइनस होगा, यानी कि टोटल अमाउंट कितना लेस हुआ, 2,360। और इस डिस्काउंट इशू करने के लिए ये बिल अमाउंट कहाँ पे मेंशन होता है, सबको पता है। इसको तो हम लोग इनवॉइस में इशू करते हैं, इसके लिए इनवॉइस इशू किया जाता है, ठीक है। और अगर ये डिस्काउंट देना है तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, याद होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट इशू होना चाहिए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये डिस्काउंट तभी अवेलेबल होगा 2,000 का अगर ये डिस्काउंट आपने इनवॉइस में मेंशन किया होगा तो। अदरवाइज अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं किया है तो ये 2,000 का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप भले दे दो कस्टमर को, बट आपको जीएसटी पूरा का पूरा देना होगा। देखिए, इफ सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ मेंशन डिस्काउंट इन इनवॉइस, अगर आपने डिस्काउंट को इनवॉइस में मेंशन किया था और बाद में इसको दिखा रहे हो, तो ऐसे में आपको जीएसटी कितना देना हुआ, देन
जीएसटी देखो जीएसटी पेबल, हेलो जीएसटी पेबल कितना हुआ? हाँ विकास क्या बोल रहे हो? दिखाई दे रहा है भैया बाकी लोग को। अब फिर यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को जीएसटी कितनी देनी होगी? 640। बट अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया, अगर आपने डिस्काउंट को इनवॉइस में मेंशन नहीं किया था, ठीक है, इफ नॉट मेंशन डिस्काउंट इन द इनवॉइस, तो भले आप 2000 रुपये माइनस करो पार्टी का, कुछ भी कर लो अपनी तरफ से, जबरदस्ती करना है कर लो, लेकिन आपको जीएसटी पूरा का पूरा 18,000 रुपये, गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं लेस करेगी, गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी का पैसा चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा सब लोग। अब सुशील जी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप। सर वही डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा पॉइंट समझा करो फिर क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि जब पूरा पॉइंट जब कंप्लीट करूंगा ना कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। ओके सो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखो नॉर्मली तो डिस्काउंट साफ साफ कहा है कि डिस्काउंट आप बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई आप डिस्काउंट दे दो और इजीली उसे लेस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आफ्टर द सप्लाई का डिस्काउंट लेस कर रहे हो तो ध्यान रखना, पहला चीज़ वो डिस्काउंट टर्म्स एंड एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। दूसरा नंबर, वो डिस्काउंट जो भी दे रहे हो उसके ऊपर आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बिल में दिखाया, मैंने यहाँ पे आईटीसी कितना रिवर्स किया। अगर मैंने कोई खरीदारी किया होगा 18,000 की, है ना, तो उस 18,000 रुपये की जो भी हमसे खरीद रहा है वो तो 18,000 की आईटीसी लेगा। लेकिन जैसे ही उसको डिस्काउंट मिला अब वो आईटीसी कितने का लेगा? 17,640 का आईटीसी लेगा, ना कि 18,000 की आईटीसी, क्योंकि उसका जीएसटी भी उसमें से क्या हुआ है, लेस हुआ है, तो आईटीसी भी रिवर्स हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे ताकि और क्लैरिटी हो जाए। देवर्स कार प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड सम स्पेयर हेलो पार्ट। सर, हाँ बोलो अनु। कह रहे थे सर कि जब हमको कितना आईटीसी मिलेगा जब हम सेल करेंगे तो? नहीं, सामने वाला, जैसे कि जब हम किसी को सेल करते हैं तो जो बायर होता है वो आईटीसी क्लेम करता है, ठीक है, तो उसका आईटीसी भी क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा। इसीलिए तो डेबिट नोट इशू किया जा रहा है, या सर लेस करने के लिए? नहीं कि वो 18,000 पूरा आईटीसी क्लेम करे। ठीक इसीलिए है कहा सर। जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है डेबिट नोट इशू करो और उस पर टैक्स का अमाउंट क्या करो, रिवर्स करो। जो 18,000 टैक्स चार्ज किए थे उसको माइनस करो, कम करो। रिवर्स करने का क्या मतलब होता है? माइनस करना। यस ठीक। सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, देवर्स कार प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड सम स्पेयर पार्ट्स टू बंगाल ऑटोमोबाइल्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 60,000। ठीक है, एमआरपी कितना है? 1 लाख है। अब देखो यहाँ पे है कितना, एमआरपी 1 लाख रुपए लिखा है, बट सप्लाई कितने का हो रहा है? 60,000। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू तो 60,000 है। जीएसटी ऑफ 18% इज चार्जेबल प्राइस पेबल। 1 लाख एमआरपी पे नहीं चार्ज होगा जीएसटी। जीएसटी कितने पे चार्ज होगा? जीएसटी 60,000 पे चार्ज होगा जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, तो 60,000 पे 18% जीएसटी लगेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसको हम लोग कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 2 की। अगेन देखिए दे रखा है, देवर्स कार लिमिटेड सेल्स अ कार वर्थ ₹5 लाख टू वेस्ट टू बंगाल ऑटोमोबाइल्स, दे इनकर्ड द पैकिंग एक्सपेंसेस। अब सप्लाई जब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें क्या पैकिंग भी करनी पड़ रही है उन्हें, तो पैकिंग जो करे रहे ना देवर्स कार लिमिटेड, पैकिंग का खर्चा भी तो जोड़ेगा, तो 10,000 रुपये पैकिंग का खर्चा है। प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द प्राइस एज पार्ट ऑफ दिवाली स्कीम, और कंपनी चूंकि दिवाली स्कीम के तहत 1% डिस्काउंट भी दे रही है। They agree to provide a further discount of 1% if Bengal Automobiles make the payment on 31st of the month। और उसमें एक और चीज़ मेंशन किया है कि 1% आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 31 तारीख तक पेमेंट कर देते हो, मंथ के एंड तक पेमेंट कर देते हो तो। और बंगाल ऑटोमोबाइल ने कर भी दिया, बंगाल ऑटोमोबाइल मेक्स द पेमेंट बाई
31st ऑफ मंथ, यानी 31 तारीख तक पेमेंट भी कर दिया है। द इनवॉइस इशूड टू बंगाल ऑटोमोबाइल्स विल लुक लाइक दिस। तो इनवॉइस देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मारुति K10 यहाँ पे दे रखा है, कितने का है, 5 लाख का है, तो 5 लाख अमाउंट हो गया। देन ऐड कह रहा है पैकिंग एक्सपेंसेस, उसमें क्या ऐड होगा, पैकिंग एक्सपेंसेस ऐड किया, कितना, 10,000। भाई मैं सेल कर रहा हूँ, 10,000 रुपये पैकिंग का खर्च आ रहा है, उसको वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा। ऊपर लिखा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में पैकिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। अब हमें डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट देने के लिए सबसे पहला 1% डिस्काउंट है। 1% डिस्काउंट किसके ऊपर है, कार की वैल्यू पे। तो कार की वैल्यू कितने की है, 5 लाख है, तो 5 लाख के ऊपर 1% डिस्काउंट कितना होता है, 5,000। अब जीएसटी कितने पे लगेगी, जीएसटी 18% है, 9%। 5 लाख में 10,000 सर जोड़ रहे हैं, अगेन कंप्लीट हो जाने दो सुशील। 5 लाख में जब 10,000 रुपये हमने पैकिंग खर्चे जोड़े तो कितना हो गया, 5,10,000। उसमें डिस्काउंट लेस हुआ 1%, यानी 5% किस पे डिस्काउंट दे रही है कंपनी, कंपनी हमारे कार की वैल्यू पे देगी ना डिस्काउंट, की पैकिंग की वैल्यू पे देगी डिस्काउंट, तो कार की वैल्यू पे दे रही है। कार की वैल्यू। हाँ बिल्कुल, तो कार की वैल्यू पे डिस्काउंट जैसे ही हुआ 5,000, तो कितनी कार की वैल्यू आ गई, 5 लाख 5,000 आया, 5,10,000 माइनस 5,000, टोटल मिला के 5,05,000 रुपये की कार पड़ी। अब इस पे 9% CGST और SGST लग गया। ओके, 5,95,900 रुपये फाइनली बिल का प्राइस रहा। ठीक, यहाँ तक तो बिल बना। ठीक, अभी आगे भी है लेकिन क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुशील क्वेश्चन पूछिए। सर यहाँ पर सर आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि पहले प्रोडक्ट पे जीएसटी काटने के बाद, डिस्काउंट पे जीएसटी काटने के बाद उसके बाद लेस करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस डिस्काउंट हो रहा है, उसके बाद जीएसटी कट रहा है। तो डिस्काउंट तो लेस हुआ ना, जब देखो वो कब की बात, जो मैंने ये जो अभी आपको समझाया था डेबिट नोट वाला, ये कब की बात थी, अगर आफ्टर बिल, यानी बिल बनने के बाद अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तब की मैं बात समझा रहा था। अब जब कोई सामान बिक रहा है उसी समय तुरंत डिस्काउंट दिया रहा है, वो तो तुरंत लेस होगा ना, उसके लिए अलग से थोड़ी ना डेबिट नोट इशू किया जाएगा। सर सेम डे को अगर हो रहा है प्रोडक्ट को सेलिंग हो रहा है तो उस टाइम हेलो पे बस वही माना जाएगा कि तुरंत बिक्री हो रही है। थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं हेलो है। हाँ बोलो। कह सर रहे थे हम सर, बोल रहे हैं कि सेम डे को, हम्म, जिस दिन इनवॉइस बन रहा है उसी दिन से प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, तो ये तो माना जाएगा कि तुरंत ही बिक्री हो रहा है प्रोडक्ट का। हाँ तो वो तो उसी दिन का डिस्काउंट है। इनवॉइस भी उसी डेट का होगी और हेलो डिस्काउंट भी उसी दिन मिलेगा। हाँ उस समय डिस्काउंट भी लेस कर रहे हैं और क्या। Yes, sir. ठीक, अब देखिए यहाँ पे, ये तो डिस्काउंट सर लेस, एक हेलो क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर इसमें जो वो पेमेंट किया था 31 मार्च को, अभी 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 देखो वो 31 मार्च को कर रहा है ना, फिलहाल बिल के टाइम में तो नहीं ना कर रहा है। वो 1% का डिस्काउंट कब लेस होगा, अगर 31 तक पेमेंट हो जाता है तब। यस ठीक, सर, तो अभी जब बिल यस बनेगा सर, तब वो हम एडिशनल 1% नहीं ना डिस्काउंट दे देंगे, उस समय तो हम टोटल इतने का बिल बना के दे दिए उसको। अब अगर वो यस सर, पेमेंट करने आएगा 31 से पहले तब वो 1% फर्दर डिस्काउंट दिया जाएगा उसको। ठीक है, यस सर। सर, CGST और SGST का अमाउंट गलत दिया हुआ है, 45,450 होगा। 45,400 गलत है। 50। यस सर। अच्छा, क्योंकि 5,000 पे भी 9% लगेगा ना सर, तो वो 450 होगा। सही है, 45,450। अगर 45,450,
अब सही है, टोटल अमाउंट तो सही है 595 5,900। बाकी यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन किया है कि पैकिंग चार्जेस क्या होंगे, वो तो इंक्लूड होंगे, डिस्काउंट भी दे देंगे, और 1% एडिशनल डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई करने के बाद हो रहा है। इट विल नॉट बी शोन इन द इनवॉइस। वो जो एडिशनल 1% की बात हो रही है, 31 से पहले पेमेंट होगा तब हम उसको देंगे, और वो सप्लाई के बाद का डिस्काउंट है, इसीलिए उसको इनवॉइस में शो नहीं किया गया। तो ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन किए गए। However, since the discount was known at the time of supply, हालांकि वो जो एडिशनल 1% का डिस्काउंट है वो इनवॉइस के टाइम पे पहले से डिसाइडेड था, तो वो अलाउड है, खर्चे में आप दिखा सकते हो, मतलब वो डिस्काउंट दे सकते हो। कैन बी लिंक्ड टू स्पेसिफिक इनवॉइस, वो उस इनवॉइस में लिंक्ड है। द डिस्काउंट अमाउंट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू। फॉर दिस कार देवर्स कार प्राइवेट लिमिटेड विल इशू अ क्रेडिट नोट। अब जाहिर सी बात है क्रेडिट नोट इशू करना होगा, डेटर है ना, डेटर की वैल्यू को कम करने के लिए क्रेडिट नोट माइनस करेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, सॉरी, मैं यहाँ पे डेबिट नोट लिख दिया था, डेबिट नोट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट नोट होना चाहिए। बिल की वैल्यू में से माइनस करने के लिए क्रेडिट नोट, क्योंकि सामने वाला डेटर होता है कस्टमर, डेटर को रिड्यूस करोगे तो उसको क्रेडिट करोगे। ओके, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। अब फॉर देवर्स कार लिमिटेड विल इशू अ क्रेडिट नोट टू बंगाल ऑटोमोबाइल्स। ठीक, अब कितने का देखो, 5,000 से लेस नहीं होगा, 5,000 रुपये भाई, 1% और डिस्काउंट अगर इस प्राइस पे करते हो मारुति कार पे, तो 1% 5,000 रुपये लेस हुआ ही था, 5,000 रुपये और लेस हो जाएगा कार की वैल्यू, अगर तुम 31 के पहले पेमेंट करोगे तो 5,000 रुपये जो लेस होगा, सिर्फ 5,000 रुपये लेस नहीं होगा, 5,000 रुपये के ऊपर जीएसटी की वैल्यू भी लेस होगी। तो 5,000 रुपये के ऊपर जीएसटी की वैल्यू निकाले तो कितना है, 900 रुपये, यानी टोटल वैल्यू कितनी माइनस हो जाएगी, 5,900। तो टोटल इनवाइस वैल्यू कितनी थी, 5,95,900, इसमें से 5,900 माइनस कर लो, यानी कि हम पेमेंट कितना करेंगे, यानी कि हम पेमेंट करेंगे 5 5 लाख, लाख 90 हजार। बिल्कुल सही, 5,90,000 रुपये हम पेमेंट कर देंगे, बस यही था। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया होगा ना। अब देखेंगे हम लोग क्या, नोट्स कुछ दे रखा है, उस नोट्स को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे नोट्स में वही चीज समझाया है, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई बट एग्रीड अपॉन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट भले हम सप्लाई के बाद दें, लेकिन ये पहले से तय था, किसमें, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये चीज़ तय किया गया था। कैन बी स्पेसिफिकली लिंक टू रिलेवेंट इनवाइस, इसको माना जाता है कि वो इनवाइस से लिंक्ड है। कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू से वो डिडक्ट होगा। लेकिन यहीं पे अगर ये होता कि अगर इनवाइस में चीज़ मेंशन नहीं होता और बाद में तुम ये माइनस करते, तो तुम सिर्फ 5,000 रुपये लेस कर सकते हो, उस पर जीएसटी की वैल्यू नहीं लेस कर सकते हो, अगर ये बात पहले से तय नहीं होती। अब इस पे देखो नीचे क्वेश्चन है, नीचे उसी पे क्वेश्चन दिया गया है, देवर्स कार प्राइवेट लिमिटेड सेल अ कार टू बंगाल ऑटोमोबाइल फॉर ₹5 लाख। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। एज पर द स्टैंडिंग एग्रीमेंट अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज इज अलाउड फॉर पेमेंट, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया गया है पेमेंट करने के लिए। हाउएवर ड्यू टू द सेवर कैश क्रंचेस, अब मैं आपको बता दूं, देवर्स कार लिमिटेड को, कार जो कंपनी है उसको कुछ कैश क्रंच हुआ, कुछ कैश की प्रॉब्लम हुई, तो देवर्स कार लिमिटेड रिक्वेस्ट टू बंगाल ऑटोमोबाइल टू मेक द पेमेंट विद इन 2 डेज। उसने बंगाल ऑटोमोबाइल से किया, रिक्वेस्ट किया कि आप 2 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो, और प्रॉमिस कि अगर तुम 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं 2% का डिस्काउंट तुम्हें दे दूंगा। बंगाल ऑटोमोबाइल्स मेक द पेमेंट विद इन 2 डेज। अब बंगाल ने 2 दिन के अंदर पेमेंट, उसको कहा कि 2% का डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, चलो पेमेंट कर देते हैं, तो उसने पेमेंट भी कर दिया। अब जब पेमेंट करेगा, इन दिस सिनेरियो सिंस द डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि डिस्काउंट की वैल्यू किस टाइम पे डिसाइडेड नहीं थी, इनवाइस के टाइम ऑफ सप्लाई पे नहीं था, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन, तो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए लेस नहीं होगा। अब मैं आपको इसको एक्सेल पे समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग बिल कितने का बना था, बिल बना था 5 लाख का, ठीक है, बिल बन गया था 5 लाख रुपए का। अब आफ्टर सप्लाई हम क्या दे रहे हैं, आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, अगर मैं, जाहिर सी बात है मैं उसकी वैल्यू फिर लेस करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा।
एक और चीज, बिल था 5 लाख का, इस पे जीएसटी ऐड हुआ 18%, 18% जीएसटी ऐड हुआ तो कितना हुआ 5,90,000। तो ये आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू हुई। बिल वैल्यू 5,90,000 हुआ, लेकिन आफ्टर सप्लाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 2%, 2% डिस्काउंट इज गिवन। ठीक है, तो क्रेडिट नोट देखो कितने का बनेगा, एक मिनट। ओके, सो डिस्काउंट 2% सिर्फ देना है, इक्वल टू 5 लाख की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। 2% डिस्काउंट हमने दिया। अब इस 5 लाख में से भाई ये देख लेना, क्रेडिट नोट हम 10,000 का बस बनाएंगे, इस पे जीएसटी हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने जेब से भले दे दो, गवर्नमेंट अपना जीएसटी का पैसा माइनस नहीं करेगी। क्यों नहीं माइनस करेगी? क्योंकि आफ्टर सप्लाई 2% डिस्काउंट आपने दे रखा है। यानी आप सामने वाली पार्टी से कितना लोगे, 5,90,000 में से माइनस करोगे 10,000, सिर्फ क्रेडिट नोट 10,000 का बनेगा, उस पर जीएसटी गलती से भी ऐड मत करना। यानी हम पेमेंट कितने करेंगे पार्टी से हम पेमेंट लेंगे 5,80,000 रुपए का। इस क्रेडिट नोट में नो जीएसटी विल ऐड, यानी जीएसटी वैल्यू रिवर्स नहीं होगी, नो रिवर्सल। समझ रहे हो? ये सबको पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया पीयूष? आया है सर, आ गया। ठीक है ना, जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट नहीं लेस करेगी। क्यों नहीं लेस करेगी? क्योंकि उन्हें आफ्टर सप्लाई 2% डिस्काउंट दिया है, दैट विल नॉट बी डिडक्टेड। सर क्रेडिट नोट यूज करेंगे कि डेबिट नोट यूज करेंगे? क्रेडिट नोट। कस्टमर, हम जाहिर सी बात है, कंपनी जब इशू करेगी कस्टमर को, कस्टमर होता क्या है हमारे लिए, डेटर होता है ना। कस्टमर हमारे लिए डेटर होता है। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर तो डेटर की वैल्यू डेटर को बढ़ाने के लिए तब ना, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी बढ़ा सॉरी। नहीं रहे ना, घटा रहे हैं। तो हाँ घटाओगे हाँ डेटर को तो क्रेडिट नोट इशू करोगे। वो मैंने गलत किया, बाद मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जैसा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहीं पे खत्म भी है, अपनी थ्योरी में तो अपनी खत्म ही हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या नहीं पढ़े हैं, एक चीज मैं बता दूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कई चीजें होती है जो हम लोगों ने नहीं कवर किया यहाँ पे। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें कोई अगर पार्टी रिलेटेड होंगे तो कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाले जाएंगे, ये सब चीजें हमने डिस्कस ही नहीं